22 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको बताया, बजट को आसान भाषा में, आसान शब्दों में आज आप एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव से समझ सकते हैं आपने क्या पाया, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि आपने सिर्फ खोया। इन सारी की सारी लाइनों के पीछे अंक गणित क्या है वो आप आज सारा दिन यहां पर समझने वाले हैं। और अब मैं मंच पर बगैर वक्त जाया किए आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा बजट है, इतना दूरदर्शी है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी दोस्त रुमाना को इस सेशन को संचालित करने के लिए। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया रुबिका। जन मन धन एबीपी न्यूज पर यह बजट कॉन्क्लेव जारी है और अब सचिन पायलट साहब, विपक्ष की पहली मुखर आवाज जो आज हमारे इस मंच पर पहुंचे हैं। सर बहुत स्वागत आपका। आप कह रहे हैं कि साहब ये शताब्दी वर्ष तक के लिए आजादी के जो खाका सरकार कह रही है उसने बजट में पेश किया है, आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बतौर विपक्ष के नेता, किसान नेता के तौर पर किसानों के लिए कुछ नजर आ रहा है या वहां भी कुछ नहीं नजर आ रहा? देखिए, आपको याद होगा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो हमारी बहुत पुरानी एक पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त कर दिया था। तो 5 ईयर प्लान आपने समाप्त कर दिया। अब आप 25 साल की दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं तो थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता है मेरे को। और बजट जो होता है हर साल आता है, और बजट सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं है, खर्चा और आय की इनकम की स्टेटमेंट नहीं है। ये इंटेंट और नियत को दर्शाता है। 90 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री महोदया ने 2.25 मिनट जाहिर करें किसानों के ऊपर। और जैसा आपने कहा कि किसानों के बारे में, क्योंकि आज जो ज्वलंत मुद्दे 3 ही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और कृषि, और तीनों में कहीं पर भी कोई सार्थक रोड मैप, ब्लूप्रिंट मुझे दिखाई नहीं दिया। भाषण तो लंबे हैं, लचीले हैं, बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। सरकार तो कह रही है साहब विकास भी विश्वास भी। सरकार तो कह रही है एमएसपी सीधे खाते में जाएगी। सरकार तो ये भी कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। सरकार ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करें। अब पहले 2 करोड़ की बात कर रहे थे, अब 60 लाख की आ गए हैं। तो हकीकत यह है कि बोलने और करने में अंतर है, नीति नियत में अंतर है, कथनी कहनी में अंतर है। और मैं कहता हूं कि महंगाई तो ये जो अंतर है जो आप गिना रहे हैं, इस अंतर की वजह से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है विपक्ष? इस बजट को भी आप लोग सीधे 10 में से 0, 10 में से 0? बात नंबर देने की नहीं है। हम तो नंबर देने वाले कौन होते हैं? पब्लिक नंबर देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि बजट एक अच्छा मौका था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता ने इनको चुना है। उम्मीद मुझे जनता को थी कि इस बजट से कम महंगाई को रोकने में कुछ कदम उठाएंगे। जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबका है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है। तो जिनकी जेब में कोरोना काल के बाद जो आर्थिक तंगी आई थी, वो उनको और परेशानी हो रही है। तो मत भूलिएगा। तो थैंक यू का है सर। अब ऐसा है, जब ये बजट आता है तो अधिकतर जो उद्योग वाले जो संगठन है वो 10 में से 11 नंबर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरियां करनी है, उनको अपना बिजनेस चलाना है। हकीकत यह है कि 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, और जो 100 सबसे अमीर लोग थे उनके आमदनी में खरबों खरबों इजाफा हो गया। तो जो खाई है अमीर गरीब की, वो लगातार बढ़ रही है, उसको एड्रेस नहीं किया गया है। किसानों को लेकर एमएसपी पर एक कानून बनाने की बात करी थी, उसको छोड़ दीजिए आप। जो एग्रीकल्चर बजट है उसमें 20,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। आप कह रहे हैं एमएसपी को लेकर किसानों की कानून बनाने की बात थी, लेकिन उसके लिए तो प्रधानमंत्री को बैठक करनी है ना आगे। अब वो जिस तरीके से 3 कृषि कानून आ गए थे, तो सबसे ज्यादा उसकी आलोचना इसी बात को लेकर की जाती थी कि साहब हमसे सलाह मशवरा नहीं किया, हम पर थोप दिया। तो अभी तो वो सलाह मशवरा होगा, उसके बाद एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा। मतलब सरकार करे तो भी निशाने पर मैं इतना जानता हूं जी कि करने का कोई बहाना नहीं और ना करने के 100 बहाने। अगर 3 कानून आपने बिना पूछे बना दिए, फिर बिना पूछे वापस भी ले लिए, अब आप कह रहे हैं हम सोचेंगे, चर्चा करेंगे। अरे भाई, आपको किसने रोका है? आप छोड़ दीजिए उसको। जो ग्रामीण विकास है उसका बजट भी 20,000 करोड़ रुपए कम किया है, नरेगा में 18,000 करोड़ रुपए कम किया है। तो जो गरीब तबका है, मजदूरी करता है, खेती करता है, जिसकी इनकम बहुत कम है, 2 बच्चे पालने हैं, उसके लिए चाय, दाल, आटा, चीनी, फूल, सब्जी सब महंगी हो गई है। उसको रोकने के लिए क्या किया है? आप बिटकॉइंस पे टैक्स लगाएं नहीं लगाएं, उसे आम व्यक्ति को बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये काल्पनिक और बड़ी इमेजिनेटिव क्रिएटिव बातें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाने वाली बातें हैं, लेकिन धरातल पर गरीब किसान नौजवान के लिए कोई, मुझे नहीं लगा कि सहानुभूति से बजट बनाया गया है। क्योंकि आप मत भूलिए, ये रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी कौन कर रहा है? जीएसटी में आपकी इनकम क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने लगातार समय सीमा बढ़ा दी, आपने टैक्स बढ़ा दिया,
खपत नहीं बढ़ी है, कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है तो लोग खर्चेंगे कहां? कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इनकम बढ़ाकर एक आंकड़ा पेश किया गया है। तो देखिए, हर चीज में बुराई करना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर ये बजट सच में क्योंकि अब हम रिकवरी की तरफ आ रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा लोगों को आर्थिक मदद, सहयोग, सहानुभूति, थोड़ी एक कृपा दृष्टि की बात थी। अब आप बात कर रहे हैं 25 साल में ये होगा, फिर हम तब करेंगे। अब 6 साल तो सरकार को हो गए, आमदनी दुगनी हुई नहीं है। जो खपत है किसान की, बीज, बिजली, पानी, तेल, डीजल सब बढ़ रहा है, उसकी इनकम कहां बढ़ रही है? तो रियल टर्म्स में इनकम कम हुई है मध्यम वर्ग की, और जो गरीब तबका था और गरीब हो गया, और ये दुनिया भर में हुआ है। लेकिन भारत क्योंकि बड़ा वनरेबल है, हमारे यहाँ खरबों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति वाला या बहुत ज्यादा मदद वाला बजट नहीं था। ठीक है, पर सर जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया भर में हुआ है, और आपने ये भी कहा कि देखिए हर चीज में बुराई करना भी ठीक नहीं है, ये तो मानेंगे आप और सरकार की तारीफ करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 9.2 GDP इस बार, और अगले वित्त वर्ष के लिए 8 to 8.5% का अनुमान जो सरकार लेकर चल रही है, सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये वही बात है, जैसे अभी तेल के दाम बढ़े थे ना, 110 पे पहुंच गए, फिर 10 रुपए कम कर दिए, बोला देखिए हम 10 रुपए कम कर दिए। अब आप जीडीपी 9 पॉइंट की बात कर रही हैं, लेकिन आप देखिए गिर कितना गया था, वहां से ऊपर उठ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इतना बड़ा ये देश है, 130 करोड़ यहाँ रहते हैं लोग, तो आप कंपेयर कीजिए ना, चाइना के साथ कंपेयर करिए, आप बाकी देशों से कंपेयर करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। एंड वी हैव टू बी एम्बिशियस। हम ये बोले कि क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए आप कुछ भी ना करिए, बजट बनाना बंद कर दीजिए, फिर भी ये देश की इकोनॉमी 6-7% बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा देश है, हर आदमी काम करता है, ऐसा नहीं है। तो हमें कंपेयर करना चाहिए अपने आप से और फिर अपने कंपटीशन से। सर कोरोना काल से पहले तो 4.2% पे पहुंच गई थी जीडीपी, तो बिल्कुल पहुंच गई थी, लेकिन मैं कह रहा हूं 6-7% अपने आप बढ़ती आंकड़ा जो बढ़ रहा है, मैं कहना चाह रहा हूं उस आंकड़े का लाभ किसको मिल रहा है? आप अगर डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, रेलवेज को, बिजली कंपनियों को, बीमा कंपनियों को, तो उसका लाभ किसको मिल रहा है? ये जो देश की संपत्ति है, अगर ये आप पब्लिक में इसके शेयर्स बांटते, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन गिने चुने 2, 4, 5 लोगों की आप मदद कर रहे हैं, पूरा सबको दिख रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की उम्मीद है सरकार कर रही है, लेकिन बेहतर ये था, अब अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप, हर जगह इस कोरोना काल में लोगों ने डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा दिया है। आप डिस्पोजेबल इनकम घर की बढ़ाएंगे, गृहिणी की बढ़ाएंगे, तो वो खर्च किस पे करेगी? उदाहरण देता हूं आपको, आप किसी उद्योगपति को 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो क्या करेंगे? वो दुनिया में जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसको 1 करोड़ को वहां लगाएंगे। आप किसान या किसी गृहिणी को 10,000 रुपए दे दीजिए, वो क्या करेंगी? उसका स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदेंगे, चप्पल जूते खरीदेंगे, खाने की चीज खरीदेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं गरीब और मध्यम वर्ग की जेब में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। इंडिया से डिमांड बेस्ड इकोनॉमी। तो यहीं पर तो सरकार कहती है ना कि साहब विपक्ष है वो दूरदर्शी है नहीं। ये जो बात आप लोग कहते हैं कि भाई सीधा जेब में पैसा क्यों नहीं पहुंचाया, अब वो सीधा जेब में अमेरिका ने पैसा पहुंचाया, बिल्कुल पहुंचाया। 4 दशक की सबसे ज्यादा महंगाई की मार अमेरिका झेल रहा है। आपको मालूम नहीं है, अमेरिका ने 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर लोगों को पैसा दिया है कैश, ताकि आप खर्च करिए। इंग्लैंड में दुकानदारों को, व्यवसाय वालों को तो महंगाई की मार भुगत रहे हैं ना, फिर महंगाई थोड़ी बहुत झेल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, महंगाई झेल सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के अलग तरीके हैं। अच्छा। लेकिन आप इन्फ्लेशन तो हो ही रही है, लेकिन इन्फ्लेशन किस चीज पे हो रही है? जो खाद्य पदार्थ हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उस पर अगर होती है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अलग मुद्दे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हर साल मध्यम वर्ग को राहत मिलती है, इनकम टैक्स स्लैब्स को हम रेज करते हैं ताकि जो मध्यम वर्ग है उसको टैक्स कम देना पड़े। अभी आपने कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया 3%, लेकिन जो आदमी, महिला, जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर जो कमा रहे हैं, उनको उतना टैक्स देना पड़ रहा है। तो राहत नहीं दी है मध्यम वर्ग को, ये मेरा कहना है। सर मध्यम वर्ग की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, और जैसा कि सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए थैंक यू तो कहा, तो एक सियासी थैंक यू बोला, सियासी गलियारे में, कौन सी सियासी गलियारे में? नहीं, कौन मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि थैंक यू सो मच कि भाई टैक्स भर रहे हैं आप लोग, टैक्स पेयर्स हैं और योगदान कर रहे हैं। मैं अलग सवाल पूछ रही हूँ, सवाल मैं कह रही हूँ कि सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चुटकी सी ली जा रही है कि साहब कांग्रेस के अंदर जो मिडिल क्लास हैं वो सचिन पायलट हो गए, कि सचिन पायलट जो है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन जहां पर जिम्मेदारी देने की बात थी, ताजपोशी की बात थी, तो वहां सचिन पायलट को भी थैंक यू हुई है कांग्रेस की तरफ से। मुझे थैंक यू पार्टी, मेरे मतदाता, मेरे समर्थक, हमारे वर्कर सब लोग कहते हैं और मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल काम है वो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी उम्मीदें क्या हैं, मैं कहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स अलग मुद्दा है, और मैं कह रहा हूँ जो आपने इसको लिंक करना चाहा मिडिल क्लास से, तो हम मिडिल क्लास में नहीं हैं। मैं तो मिडिल क्लास के भी नीचे जो कृषि वर्ग होता है, जो मजदूरी करने वाला है, मैं उस वर्ग से संबंध रखता हूँ अपने आप को।
अच्छा, यहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप अपने आप को निचले तबके का मान रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में? जी, कर्मयोगी और मेहनती, कर्मयोगी और हाथों से मेहनत कर जो अपना और बच्चों का मतलब पेट कोई पालता है, वो रिजर्वेशन व्यक्ति। वगैरह तो नहीं चाहिए ना? रिजर्वेशन तो मैं कहता हूँ हर तबके को मिलना चाहिए जो डिजर्विंग है। ठीक है। संविधान के दायरे में अगर कोई तबका इसका हकदार है तो उसको मिलना चाहिए। पार्टी में एक चर्चा इस बात को भी लेकर होती रहती है कि साहब कांग्रेस राजस्थान के अंदर तो चरित्र है, वहां पर सत्ता की रोटी पलट दी जाती है 5 साल बाद, तो फिर इस बार तो मतलब जाने वाली है राजस्थान में गहलोत सरकार? नहीं, हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो 30 साल की परिपाटी है भाजपा और कांग्रेस की, बार बार जो सरकारें बदलती हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं। असम में हमारी सरकार 3 बार बनी है, दिल्ली में सरकार शीला जी की 3 बार बनी थी, हरियाणा में 2 बार बनी है। तो इस परिपाटी को तोड़ना हम लोगों ने मन बनाया और मुझे पूरा विश्वास है अगले साल जब चुनाव होंगे तो दोबारा हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। दोबारा आशीर्वाद मिलेगा तो फिर ताजपोशी की भी कोई उम्मीद है सचिन पायलट की? देखिए, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा आज का लक्ष्य ये है कि इस परिपाटी को तोड़ना जरूरी है और हो सकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हाल ही के दिनों में सही दिशा में कुछ सही कदम भी उठाए हैं। जो सुझाव हम लोगों ने दिए थे उसका पालन हुआ है। पहली बार हमारी सरकार में आज जहां एक भी दलित मंत्री नहीं था, आज हमारे यहाँ 4 कैबिनेट के मंत्री दलित समाज से। तो हर वर्ग को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उससे कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। और आपने क्योंकि दलित मंत्रियों की बात की, वो दलित सीएम जो कांग्रेस ने पंजाब में दिया, उससे भी एक तरीके से कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। और अब जो राहुल गांधी वहां पर कह रहे हैं कि साहब सीएम फेस के साथ हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो ये कदम आपको लगता है कि बढ़िया पहल है कांग्रेस की, ऐसा करना चाहिए आगे भी? आमतौर पर कभी भी हम डिक्लेयर नहीं करते हैं कि सीएम और सीएम फेस कौन होगा, लेकिन ये अलग परिस्थिति है। यहाँ पर वर्कर्स की डिमांड थी और इसको घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। बहुत जल्द हम लोग एक ऐसा चेहरा देंगे जिसकी जो राय लेने के बाद हम लोग आगे लेकर आएंगे। और मुझे विश्वास है कि इतने सालों में कभी भी कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है पंजाब में और लोगों को इस बात का एहसास भी है। और बात जाति की नहीं है, उन्होंने जो काम भी 3 महीने में किए हैं उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उसका फायदा निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में कहां पर है? क्योंकि अगर बयानबाजी देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वर्सेस जाली टोपी, गन्ना जिन्ना, ठीक है ना, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और वहां कांग्रेस पार्टी कुछ असमंजस में लगती है कि ना करहल में उम्मीदवार दे रहे हैं, ना शिवपाल यादव के खिलाफ आप लोग उम्मीदवार दे रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं देने थे तो फिर चुनाव लड़ी क्यों रहे? नहीं, 2 बात। पहली बात तो कोई असमंजस नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 दशक से सत्ता में नहीं है। ठीक है। और ये बात सच है कि जहां हम आज 2.5-3 साल पहले थे और आज जहां खड़े हैं बहुत इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जो घटना हुई, हाथरस में जो घटना हुई, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, उसमें सबसे आगे उस दुष्कर्म का, उस उत्पीड़न का विरोध करने के लिए अगर कोई आए तो प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस पार्टी आई। सपा और बसपा तो कहीं जमीन पे दिखे नहीं हमारे को। इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की है। मैं बहुत अतिशोक्ति नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि परिणाम जो है वो हमारे अच्छे आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि 5 साल की सरकार जो योगी जी की रही, उसमें अंत में आके आपको क्या करना पड़ रहा है? 80 बनाम 20 कहना पड़ रहा है, मंदिर मस्जिद कहना पड़ रहा है, अब्बा जान और हिंदू और मुस्लिम करना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, स्वास्थ्य, इस बात पर आप चर्चा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मुद्दा जमीन से खिसक गया है। जहां तक आपने कहा कि हमने कैंडिडेट नहीं दिए, देखिए ये एक पॉलिटिकल कर्टसीज होती है। ठीक है। और पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये 1 या 2 सीट पे जहां के नेता लड़ रहे हैं वहां हमारा, और पहले भी आपको याद होगा जब रायबरेली से सुने जी चुनाव लड़ी थी तो सपा ने कैंडिडेट नहीं दिया था। ये पॉलिटिकल कर्टसीज आपस में पार्टियां करती हैं, लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, सारी सीटों पर लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा वोट शेयर है, जो हमारा सीटों का प्रतिशत है, उसमें पहले से बहुत ज्यादा इजाफा होगा। पर बावजूद इसके कि आप लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और जितनी बातें आप गिना रहे हैं, आप ही के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के वो छोड़ जा रहे हैं। आपके दोस्त आरपीएन सिंह, और अब आपको वो ठीक है, आपने कहा आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ के चले गए जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन सरकार है, 300 से ज्यादा विधायक हैं, उनके 1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए। 3 मंत्री छोड़ के चले गए। हरक सिंह रावत जो भाजपा में मंत्री कैबिनेट में थे वो छोड़ के चले गए। तो जब सत्ताधारी दल के जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब वो स्थिति जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं उससे परे है। मीडिया में, भाषण में, इश्तिहार में जो स्थिति प्रस्तुत हो रही है शायद वो वास्तविकता से परे हो और वो लोग जानते हैं, जमीनी लोग हैं।
अगर वो छोड़ के भाग रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, इससे आप क्या इसको समझती हैं, बताइए मेरे को। ठीक है, नहीं और ऐसा सुनिए, जहां तक पार्टी छोड़ने की बात है, ऐसा कोई राज्य नहीं है और ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। और ये अंतिम बार नहीं हुआ, ना ये पहली बार हुआ है, ये तो होता रहेगा। मेरा सवाल ये था ही नहीं, मैं तो सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि उसके बाद वो तस्वीर आपने भी यकीनन देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत चल रही थी कि भाई राहुल गांधी जी के वो 4 दोस्त वाले। आपने कहा, मैं समझ क्या कहना चाह रही हैं, हर व्यक्ति को ये एक छूट है कि वो किस पार्टी में जाके काम करना चाहता है, और उसका निर्णय सही था या गलत था, उसका जज आप और मैं नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, जनता और समय बताएगा कि वो निर्णय सही था गलत था। सही, ठीक है। तो ये लोकतंत्र में अगर आप आज, उन्होंने पार्टी में काम किया, मौका मिला, पार्टी ने बहुत कुछ दिया। सवाल है उनके लिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं जिस दल में हूं वहां बड़ी मेहनत से मैंने काम किया है और 2 दशक से किया है, और मुझे जब भी जिम्मेदारी दी है, राज्य में, देश में, संगठन में, सरकार के अंदर जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैंने पूरी ताकत से निभाया है। मुझे जो मेरी पार्टी को कहना था, मैंने 1.5 साल पहले आके बात करी, विस्तार से चर्चा हुई, और सोनिया गांधी जी ने मेरी बात सुनने के बाद एक कमेटी का गठन किया, और मुझे खुशी है कि उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, तो ये जो बजट आया है, इस बजट का इन चुनाव पर आपको क्या लगता है, कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ खास नहीं, क्योंकि ये बजट जो है अब एक इवेंट हो गया है। 1.5-2 घंटे का भाषण होगा, कुछ चर्चाएं होंगी, विरोध करेंगे, विपक्ष लेंगे, लेकिन जो लोगों की जिंदगी का स्तर है, जो उनके आम जीवन में जो उनको दिक्कतें पेश होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा राहत उनको मिली ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग सब जानते हैं वोट किसको देनी है, और 10 मार्च को परिणाम आ ही जाएंगे। और मुझे लगता है जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उनकी जमीन खिसकेगी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और कांग्रेस को फायदा मिलेगा। गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में हम लोग सरकार बना पाएंगे। सर, एक जब बजट की आलोचना विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये पूछना चाहिए पलटकर विपक्ष से कि अगर आप होते और ये सदी की सबसे बड़ी महामारी वाली आपदा से देश गुजर रहा होता, तो फिर आप क्या कर देते? और मैं बताता हूं मैं क्या नहीं करता। इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया, कृषि का बजट कम हुआ है, नरेगा का बजट कम हुआ है। हम ये कोशिश करते हैं, अगर मुझे मौका मिलता तो बाकी चीजें हम बात 2-4 साल के बाद भी कर सकते हैं। आज जरूरत ये थी कि जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो 2 बीघे किसान में खेती कर रहा है, उसकी मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं कृषि के उपकरण पर जीएसटी नहीं लगाता, मैं एमएसपी के लिए जो हमने 2,37,000 करोड़ रुपए खर्च किया उसको बढ़ाता। ठीक है, मैं गृहिणियों की जेब में पैसा डालता ताकि वो महंगाई से अपना सामना कर सकें। कोशिश, इंटेंशन होती है। देखिए, आप बजट तो ऐसा है, आंकड़े आप ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए उसको, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, आप आउटरीच किसको कर रहे हैं, आप मरहम किस पे लगाना चाहते हैं, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ कर्जा माफ करना चाहते हैं या आप किसानों को कर्जा माफ करना चाहते हैं। ये नीति निर्माण तो पार्टी के अंदर होता है, सरकार के अंदर होता है। हम लोग ये चाहते थे कि इस बजट से बहुत कुछ किया जा सकता था, मुझे लगता है उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरा है। तो मतलब सचिन पायलट साहब ठीक लगाने के मूड में है नहीं विपक्ष, बजट को नंबर देने वाले? नहीं, नंबर मैं देने वाला कौन होता हूं? तो पब्लिक नंबर देगी जब चुनाव का समय आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। तो विपक्ष का रवैया आपने देखा, सचिन पायलट, कल से जो बात विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 में से 0, 0, कुल मिलाकर उसी लाइन पर अभी भी विपक्ष बना हुआ है, कहीं कोई मोलभाव करने के मूड में लग नहीं रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।